नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट का एक और पक्ष, और आज जानेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस पर और हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें एनर्जी मैनेजमेंट किस तरह से की जाए कि हमारा जो टोटल कंज्यूमर के एंड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा एफिशिएंट और कम लॉसेस के साथ हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक की ट्रांसफर की ये जो व्यवस्था है उसे हम पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो ट्रांसमिशन की स्टेजेस हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेजेस मानी जाती हैं। जनरेटर की जो वोल्टेज होती है उसे दूर कंज्यूमर के एंड तक ट्रांसमिट करते समय ट्रांसमिशन की वोल्टेज को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इंक्रीज करके 132 केवी, 220, 400 या सबसे ज्यादा 765 केवी भी की जा सकती है। ये स्टेप अप प्रोसेस एक स्टेप में भी किया जा सकता है और एक से ज्यादा दो स्टेप में किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम डिजाइन। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में इकोनॉमी और एफिशिएंसी के लिए हमने जनरेटिंग स्टेशंस पर पावर की ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया है। सेम पावर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस पे वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी लाइन का करंट उतना ही कम होगा। ऐसी स्थिति में हमारे लाइन के कंडक्टर की कॉस्ट, टावर की स्ट्रेंथ, लाइन में लॉसेस और वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम सभी कम हो जाएंगी और हमें एक साथ इकोनॉमी और एफिशिएंसी दोनों के टेक्निकल एडवांटेज रिसीव होंगे। हमारी ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर ट्रांसफर हो रही है उसकी जितनी ज्यादा अमाउंट और सेकेंड रिसीविंग एंड से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही हम लाइन की वोल्टेज का लेवल अधिक लेते हैं। जब हम कंज्यूमर के नजदीक पहुंचते हैं तो पावर अलग अलग फीडर से, सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट होने से कम हो जाती हैं और कंज्यूमर के डिस्टेंसेस भी कम होने लगते हैं, तो हम वोल्टेज को ग्रेजुअली स्टेप डाउन करते हैं और हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम 400 केवी या 765 केवी की जो वोल्टेज है उसे 220 केवी और 132 केवी बना देते हैं। और अब सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 132 केवी की जो सप्लाई है वो लाइनों से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दे दी जाती है, जहां वो स्टेप डाउन करके सेफ्टी के लिए 33 केवी बना दी गई है। और इस 33 केवी पे हम कुछ लार्ज इंडस्ट्रीज को सीधे सप्लाई दे सकते हैं और एक बार फिर इसे स्टेप डाउन करके 11 केवी बना के कंज्यूमर के बहुत करीब 11 केवी को 450 वोल्ट 3 फेज या 240 वोल्ट सिंगल फेज की सप्लाई बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। एक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑन एन एवरेज 5 से 6 बार हम वोल्टेज के लेवल को शुरू में स्टेप अप और बाद में स्टेप डाउन करते हैं। और ये एक्टिविटी एक सब स्टेशंस पर होती है, जहां पावर के कंट्रोल के लिए हम स्विच गियर्स, मीटरिंग के लिए और प्रोटेक्शंस के लिए दूसरे अरेंजमेंट्स भी करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है जो पावर हैंडल करता है वो ट्रांसफार्मर है। सारी स्टेप अप और स्टेप डाउन एक्टिविटीज में कम्युलेटिवली अगर हम ट्रांसफार्मर, चाहे वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट डिवाइस हो, 98% या 99% एफिशिएंसी भी रखता हो, लेकिन कम्युलेटिव 5 और 6 स्टेप्स में ये टोटल जो लॉसेस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सिर्फ ट्रांसफार्मर एंड पे हो रहे हैं वो 8 से 10% हो सकते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर की बेटर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन करें और नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस को कम कर दें तो हम सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लॉसेस के रूप में फिक्स्ड कोर लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उस समय भी एक्शन में रहेंगे अगर हमारा ट्रांसफार्मर एनर्जाइट है लेकिन लोड नेग्लिजिबल स्मॉल है। अगर हम ट्रांसफार्मर कोर की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अच्छा कर लें और नए डेवलप अमोर्फस मेटल्स को इस्तेमाल करें तो कोर लॉसेस को हम 30% तक कम कर सकते हैं। हालांकि जो नया अमोर्फस स्टील है वो कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की कंपैरिजन में सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटीज कम रखता है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से एडी करंट लॉसेस भी कम है और इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ज्यादा आसान है, इसलिए हिस्टेरेसिस लॉसेस भी कम है। और अगर आप कंपेयर करें तो आप पा रहे हैं कि जो लॉसेस है उसमें काफी कमी हो रही है। जो मेरे पावर ट्रांसफार्मर है उसमें वेरिएबल कॉपर लॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें आधुनिक स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर को बनाते समय वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रोलाइटिक ग्रेड का एनील्ड कॉपर कंडक्टर बढ़िया अधिक क्रॉस सेक्शन का वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनके वाइंडिंग रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो से कॉपर लॉसेज होते हैं वो कम रहे और ट्रांसफार्मर हायर स्टैंडर्ड एफिशिएंसीज पे काम करे। एक ओवरसाइज ट्रांसफार्मर को अगर हम अंडरलोडेड कंडीशंस पे रखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है और उसमें लॉसेज, क्योंकि फिक्स लॉस का कंपोनेंट रिलेटिवली ज्यादा है, तो काफी ज्यादा हो जाते हैं।
प्रोपोर्शनली। इसलिए हमें पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हुए पैरेलल में एक से अधिक ट्रांसफार्मर में एप्रोप्रिएट ट्रांसफार्मर्स के नंबर सेलेक्ट कर लेने चाहिए ताकि सभी ट्रांसफार्मर ऑप्टिमम मैक्सिमम एफिशिएंसीज पे काम करे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो ज्यादातर समय अंडर लोडेड कंडीशंस पे रहता है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आयरन लॉसेस को कम करके और 40 या 30% लोड पे जो कॉपर लॉस है उसके बराबर रख के मोस्ट ऑप्टिमम ऑल डे एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सकता है। हमारे ट्रांसफार्मर की पुअर डिजाइनिंग, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल और प्रोसेसिंग टेक्निक्स कमजोर होने के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में न केवल लॉसेस ज्यादा है, बल्कि जब हम उन्हें ठीक से मेंटेन नहीं करते और ओवरलोडिंग होती है तो उनमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर डैमेज भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर की जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा है। आधुनिक डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में ये 4 गुना ज्यादा है। तो हमें अच्छी डिजाइन और बेटर मटेरियल के साथ, जैसे कोर के लिए अमोर्फस स्टील लेकर ट्रांसफार्मर बनाने चाहिए और बढ़िया रखरखाव के तरीकों से ट्रांसफार्मर के ऑपरेशंस को अच्छी तरह मॉनिटर करके एनर्जी एफिशिएंसीज को इंक्रीज्ड लेवल पे ही रखना चाहिए। हमारे पावर सिस्टम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे ज्यादा इनएफिशिएंट पार्ट है। डिमांड बढ़ने से हमारे जनरेशन की और प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी हमने बढ़ा ली है। अच्छा भारी इन्वेस्टमेंट जनरेशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में किया गया है, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। वो कुल इन्वेस्टमेंट का केवल 20% या इससे भी कम है और ऐसी स्थिति में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो समान अनुपात में जितनी पावर डिमांड बढ़ी है उस अनुपात में विकसित नहीं हुआ है। प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बहुत ज्यादा लॉसेज हैं, जो टोटल पावर सप्लाइड के 30% के आसपास है। जो टेक्निकली 10-12% मात्र होना चाहिए वो हमारे यहाँ 30% के आसपास है। और इसमें कुछ कॉमर्शियल लॉसेज जैसे बिजली की चोरी, मीटरिंग का हल्का स्तर और बिल्ड अमाउंट का पुअर कलेक्शन शामिल है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशंस में इन्वेस्टमेंट की काफी कमी है क्योंकि पेबैक और कॉस्ट की रिकवरी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कमियों से लाइन और दूसरे कंपोनेंट्स में इनएफिशिएंट ऑपरेशन होने से पुअर और लूज जॉइंट्स और एक्सेसिव नंबर ऑफ जॉइंट्स होने के कारण भी कुछ एक्स्ट्रा लॉसेज हो रहे हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इनएफिशिएंसी के रीजंस को समझ सकते हैं कि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी है। वो काफी समय अंडर साइज के कंडक्टर होने के कारण, ट्रांसफार्मर छोटे साइज में होने के कारण ओवरलोडिंग कंडीशंस में जब काम करता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है। उसमें मॉडर्नाइजेशन का अभाव है, नए आधुनिक रिनोवेशंस नहीं हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी उसकी एब्सोल्यूट है और सबसे बुरी बात उसमें मेंटेनेंस रिपेयर की कंडीशंस बहुत पुअर है, हाउसकीपिंग अच्छी नहीं है। हम पाते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी लाइनें हैं 33 kV, 11 kV और 415 वोल्ट की, उसमें और जो सबस्टेशंस पे 2 बार हम स्टेप डाउन एक्टिविटीज करते हैं उसमें लगभग 20% लॉसेज हो रहे हैं। और ये इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि जब हमारा सिस्टम ओवरलोडेड होता है तो लॉसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा पावर वाले कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज को हम इलेक्ट्रिक पावर 132 kV, 33 kV या 11 kV पे भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश कंज्यूमर्स को हम लो वोल्टेज पे, जो सिंगल फेज में 230 वोल्ट और 3 फेज में 415 वोल्ट है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। और इन कंज्यूमर का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो मुख्यतः ओवरहेड लाइंस या अंडरग्राउंड केबल्स हैं और बीच में हम 2 बार स्टेप डाउन के लिए ट्रांसफार्मर और एलाइड स्विच गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारे पावर ट्रांसफर प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल लॉसेज होना लाजमी है और एक अच्छी डिजाइन के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये लॉसेस 7 से 10% होने चाहिए, क्योंकि लाइन में रेजिस्टेंस है और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो इन टेक्निकल और ऑपरेशनल फैक्टर से ये लॉसेस 10% होने चाहिए, लेकिन इंडियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है और ये लॉसेस टोटल एनर्जी सप्लाई का 30% तक हो जाता है। और इसका कारण है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हैप्जर्ड डेवलप हुआ है और उसकी डिजाइन इनएफिशिएंट है। यहाँ एलटी लाइंस की जो 415 वोल्ट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती हैं, उनकी लेंथ बहुत ज्यादा है और हमारे सिस्टम में हम जनरेशन से कंज्यूमर तक वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा नंबर्स की स्टेप्स में करते हैं और हर स्टेप में जब 2% के आसपास लॉसेज होते हैं तो ये कम्युलेटिव लॉसेज भी बहुत ज्यादा है। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की कमी और लोड की डिमांड बढ़ने से वो जब हैप्जर्ड मैनर में इनएडिक्वेट साइज के कंडक्टर के साथ काम कर रहा है तो उसमें लॉसेज ज्यादा है। जो हमारा रूरल
रूरल इलाका है जहां लोड की अमाउंट तो कम है लेकिन डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां हमारी 11 केवी या 415 वोल्ट की जो लाइनें रेडियली बहुत लंबी लेंथ की हो गई हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनमें जो I2R लॉसेज हैं वो भी ज्यादा हैं। हमारे सेकेंडरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11 केवी से 415 वोल्ट बनाने वाले जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं वो कम संख्या में सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस में बड़ी कैपेसिटी के 50 से 1600 केवीए तक के हैं, और बाद में हम कंज्यूमर्स को लंबी LT नेटवर्क से पावर को सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम HT लाइन 11 केवी को सीधे कंज्यूमर के घर के पास तक लाएं और वहीं किसी टावर पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कंज्यूमर के कनेक्टेड लोड के हिसाब की कैपेसिटी से छोटे ट्रांसफार्मर की मदद से छोटी LT लाइनों से अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो हमारे लॉसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। हमें अप्रोप्रिएट साइज के ज्यादा नंबर के ट्रांसफार्मर्स को कंज्यूमर और लोड सेंटर के नजदीक स्टैब्लिश करना चाहिए। ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी, लोकेशन और लोडिंग ऑप्टिमाइज करनी चाहिए ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। अगर हम बड़े इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को सीधे HT फीडर से हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें और उनके यहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से सीधे उनकी यूटिलिटी वोल्टेज जनरेट करें, इसी तरह का सिस्टम हम हाई वोल्टेज के सीधे डायरेक्ट सर्विस HVDC की मदद से रिमोट रूरल और एग्रीकल्चर लोड को भी हम सप्लाई करें और उनके खेत या घर के पास ही पोल पे छोटे ट्रांसफार्मर की मदद से उन्हें सिंगल फेज या 3 फेज की सप्लाई हाई वोल्टेज की लंबी डायरेक्ट सर्विस से प्रोवाइड करें तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉसेस कम हो सकते हैं। अगर हम लॉस की अमाउंट और पोजीशंस को इन्वेस्टिगेट करें कि वो कहां हो रहे हैं तो हमें लॉस रिडक्शन की अपॉर्चुनिटी समझ में आने लगेगी। जो कंडक्टर में I2R लोड के कारण जो ओमिक लॉसेज होते हैं उन्हें हम कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाकर लाइंस की वोल्टेज को अपग्रेड करके LT लाइन की लेंथ को कम करके कम कर सकते हैं। अगर हम प्रचलित ACSR कंडक्टर की बजाय ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर का इस्तेमाल करें जो एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के एलॉयज हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो कंडक्टर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लाइट है और साथ में इनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, इसलिए ये भले ही थोड़े महंगे हों लेकिन लॉसेज रिडक्शन में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंडक्टर को हम बड़े साइज के ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर से अगर रिप्लेस करें तो हमारी लाइन की थर्मल परफॉर्मेंस सुधरेगी, उससे हमारी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी भी बढ़ेगी और लॉसेज भी घटेंगे। हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टडी, एनालाइज करके रिकॉन्फिगरेट कर सकते हैं और उससे जो हैवी लोडेड लाइंस हैं उन्हें अनलोडेड कर सकते हैं। कंज्यूमर के एंड की लाइन को रीरूट करके फीडर का सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बदलकर पैरेलल में नई फीडर्स बनाकर, रेडियल फीडर्स को रिंगमेंस बनाकर हम लॉसेज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कोई भी अगर इनको टेक्नो इकोनॉमिकली एनालाइज करे तो वो पाएगा कि इनमें किया गया इन्वेस्टमेंट वर्थी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के रूप में रिटर्न्स हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऐसे इन्वेस्टमेंट को फेवर करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लॉसेज घटाने और एफिशिएंसी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका तीनों फेज के सर्किट में करंट को बैलेंस करना है। अगर तीनों फेज लाइंस में करंट इक्वल अमाउंट का हो तो न्यूट्रल का करंट नेग्लिजिबल स्मॉल होने से न केवल लॉसेज कम होंगे, हमारी दूसरी अनबैलेंस से रिलेटेड फ्लोटिंग, न्यूट्रल और अन्य समस्याएं हैं वो भी कम होगी। हम लाइनों में अनइक्वल लोडिंग को आइडेंटिफाई करके उन्हें इक्वलाइज कर सकते हैं। जिस फेज पे ज्यादा लोड है उसे कम लोड वाले फेज पे शिफ्ट करके अगर हम अनबैलेंसिंग को 2% की लिमिट में ले आते हैं तो ये बहुत डिजायरेबल है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अनबैलेंसिंग ज्यादा होती है तो जो लॉस है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से अनबैलेंस के साथ बढ़ता है। क्योंकि कस्टमर का लोड वेरिएबल नेचर का है, इसलिए इसे बैलेंस करना लॉन्ग टर्म ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से ही संभव है। अगर हम पाते हैं कि न्यूट्रल का करंट अनएक्सेप्टेबली ज्यादा है तो हमें एक मोर डिटेल स्टडी करके समस्या का कारण जान लेना चाहिए। हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं जिसमें अवेलेबल डाटा से हम ये पैटर्न पता कर सकते हैं कि हमें लोड को किस तरह से शिफ्ट करना है, और जब हमें कोई सुटेबल कंडीशंस मिले तो हम कस्टमर को एक फेज से डिस्कनेक्ट करके दूसरे फेज से कनेक्ट करके लोड की ज्यादा बढ़िया बैलेंसिंग कर सकते हैं। हम जो हमारे मेन फीडर्स पे लेटरल्स निकलते हैं उन पर भी ये काम कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जॉइंट्स भी अच्छे पावर लॉस के सोर्स हो सकते हैं। अगर हम जॉइंट्स को कम रखें और जॉइंटिंग टेक्निक प्रॉपर हो तो हमारी ये लॉसेस कम हो सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग स्टैंप्स पे कनेक्शंस हैं, ड्रॉप आउट फ्यूज, आइसोलेटर या LT स्विच पे जो कनेक्शंस हैं उन्हें हमें पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करके
प्रॉपर प्रेशर से मेंटेन रखना चाहिए। उनमें स्पार्किंग और एडिशनल हीटिंग कॉन्टेक्ट्स पे नहीं होनी चाहिए। जो तार डिटेरियोरेट हो जाते हैं सर्विस कनेक्शंस एटसेट्रा पे, उन्हें रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें रिप्लेस करके इंसुलेशन पे जो लीकिंग होती है और लॉस की पावर होती है उन्हें घटाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छे हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस से हमारी फोर्स आउटेज कम होगी और ऐसी स्थिति में जब कोई लाइन आउट होती है तो हम जब दूसरी लाइन को ओवरलोडेड चलाते हैं तो लॉसेज बढ़ जाते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी पे जो नुकसान होते हैं वो रोके जा सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बेटर मैनेजमेंट के लिए स्काडा सिस्टम्स सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आधुनिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में स्काडा नेटवर्क से हम स्पॉट बिलिंग्स कर रहे हैं, कॉल सेंटर एक्टिविटीज कर रहे हैं, मीटर्स को रिमोट से रीड करके मीटर रीडर की खर्चे रोक रहे हैं, ऑटोमेशन हो गया है बिलिंग में और एनर्जी अकाउंटिंग में। तो अगर हम इस तरह के आईटी मैकेनिज्म इस्तेमाल करके अनमेन्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पोल माउंटेड सबस्टेशंस है उनकी मीटरिंग कर लें, फीडर्स की मीटरिंग कर लें और कंज्यूमर के घर पे भी जो मीटरिंग की डिटेल्स हैं उन्हें आईटी इनेबल कर लें, तो हमारा जो पावर मैनेजमेंट है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और हम फ्लेक्सिबल तरीके से इस एसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्टिमाइजेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ डिमांड साइड मैनेजमेंट के मेजर्स अडॉप्ट करके भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट है। हमारी कुछ वीडियो में हमने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट्स को समझाया है, उन्हें देखकर आप इस विषय को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जहां हम सप्लाई में शंट कैपेसिटर्स लगा के पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं। कुछ डिमांड रेस्पॉन्स कंट्रोल है जो पीक लोड पे कंजम्पशंस को कम करके ऑफ पीक आवर्स में शिफ्ट करने का काम कर सकता है। हम सिस्टम का लोड फैक्टर इंप्रूव करके पीक लोड को घटा के और ओवरलोड्स को रोक के एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं। जो टाइम ऑफ यूज टैरिफ है जिसमें हम स्काडा सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम पावर को पीक से ऑफ पीक की तरफ शिफ्ट करने का इंसेंटिव्स दे सकते हैं। और स्काडा और ऑटोमेशन से हम स्मार्ट ग्रिड की यूटिलिटीज में जो कम प्रायोरिटी के इलेक्ट्रिक लोड्स हैं उन्हें रिमोट पोजीशन से इंटरप्ट करके अपने पावर सिस्टम्स की एफिशिएंसी और इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं। इंडियन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में टेक्निकल लॉसेस के साथ साथ नॉन टेक्निकल लॉसेस भी काफी ज्यादा हैं, वो 10% से भी ज्यादा है। ये कंसर्न रखते हैं मीटर की रीडिंग्स में एरर से, डिफेक्टिव या अनकैलिब्रेटेड पुराने मीटर से, कस्टमर और मीटर रीडिंग की आपसी समझ से जो रॉन्ग बिलिंग्स होती है उनसे रिलेटेड, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो बिल्ड अमाउंट को रिकवर करने में रोकती हैं, और बहुत सारी थेप और अनमीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशंस है वो भी हमारे नॉन टेक्निकल लॉसेस को बढ़ाती हैं। ये हुकिंग से जो पिलफरेज होती हैं, मीटर का बाईपास करना है, डिफेक्टिव मीटर्स का कंटिन्यूअस इस्तेमाल होना है, या मीटर की रीडिंग में कम पड़ने वाली एरर्स होना, या बहुत सारे लोग अनमीटर्ड तरीके से मीटर खराब है इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं और एवरेज बिलिंग को कम करा रहे हैं, ये सारे लॉस कॉमर्शियल लॉस कहलाते हैं। और इन्हें टेक्निकल लॉसेस के साथ अगर हम मिला दें तो इन्हें हम T&D ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं। और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो उस रेशो को जो एनर्जी हमने बिल में रेज की है और जो हमारे फीडर पे सिस्टम का इनपुट मेजर हुआ है उस एनर्जी का रेशो को अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारी T&D लॉसेज हो जाएंगी। अगर इसमें हम अपनी लेक ऑफ एफिशिएंसी जो कलेक्शंस में आ रही है उसे भी अगर जोड़ लें तो ये A.T.C लॉसेज हो जाएंगे, जिन्हें हम एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज कहते हैं। और ये हमारी ये जो बिलिंग एफिशिएंसी है, बिल्ड एनर्जी अपॉन टोटल सिस्टम एनर्जी, उसके साथ कलेक्शन एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन से जो एफिशिएंसी आई है, जो कम्युलेटिव एग्रीगेट एफिशिएंसी आई है, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करने से लॉसेज आ जाएंगे। यहाँ बिलिंग एफिशिएंसी टोटल बिल्ड यूनिट्स और टोटल फीडर पे इनपुट यूनिट्स का रेशो है, और कलेक्शन एफिशिएंसी सारा रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट किया है और जो सारा रेवेन्यू हमने बिल में रेज किया है उसका रेशो है। भारत सरकार ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में बी के कोऑर्डिनेशन से और स्टेट एजेंसीज के सौजन्य से स्टेट डिस्कॉम एजेंसीज में एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम चालू कर रखा है, जो हमारी सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अपग्रेडेशन और स्ट्रेंथनिंग का काम कर रहा है, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंट से स्टेट्स की पावर कंपनियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेज को घटाना। सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और उससे कनेक्टेड फीडर्स
पे जो मीटरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इन्हें बहुत सारी जगहों पे स्काडा सिस्टम से डाटा एक्विजिशन भी किया जा रहा है। 11 केवी के लेवल्स पे जो सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, लाइनें हैं, उनमें कंडक्टर को बदलना, लाइन का रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करना और पूरे सिस्टम को मजबूत बनाने की तरफ अच्छी पहल हुई है। हमने बहुत सारी जगहों पे लोड को बाइफरकेट करके लाइन की ओवरलोडिंग को कम रखा है, लोड को बैलेंसिंग करने के लिए एक्टिविटी की गई है और बहुत सारी जगहों पर सुटेबल कन्वीनियंट अमाउंट में शंट कैपेसिटर की बैंक्स का इंस्टॉलेशन करके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के भी प्रोग्राम्स को चलाए गए हैं और यही प्रोग्राम डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स के तहत पे पावर कंपनी की रेगुलर एनर्जी ऑडिटिंग करता है और उससे जो एनर्जी सेविंग के ऑप्शन समझ में आते हैं उनको टेकन अप करने का काम करता है। आज की तारीख में भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कमजोर है, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिफॉर्म्स की जरूरत है और बहुत सारा यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी स्कोप एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो से आपको सप्लाई साइड मैनेजमेंट में सब स्टेशंस के एंड पे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहां लॉसेज हैं और किस तरह से उन्हें कम किया जा सकता है, एनर्जी एफिशिएंसी को किस तरह से इंप्रूव किया जाता है, वो ठीक से समझ में आ गया होगा। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट से आपकी विषय समझ मजबूत होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट ओनली व्यूइंग दिस वीडियो बट टू प्रमोट आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।